अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज ह्यूमन साइकोलॉजी में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस। द टर्म इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और आईक्यू वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी बाय अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट नेम विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न ने सबसे पहले इसके आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट पे काम किया था। साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड बीने जो था वो उसने सबसे पहले इसके इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर काम किया था, फ्रेंच गवर्नमेंट की हेल्प से स्कूल के चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके इंटेलेक्चुअल लेवल को। Binet was the first to introduce the concept of mental age or a set of abilities that children of a certain age possess। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन के 3 बेसिक प्रोसेस होते हैं, यानी इंटेलिजेंस लेवल को चेक करने के लिए इसकी 3 एबिलिटीज़ इंसान में होना ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले आ जाता है लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी हम अगर एक्सपीरियंस से सीखते हैं, इतनी एबिलिटीज़ होनी चाहिए हमें कि हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज है उसके थ्रू हम सीख के कोई भी काम नेक्स्ट करें। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम, यानी हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ये इंसान में इतनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हो कि वो इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करे। देन थर्ड वन इज सॉल्व प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को देखेंगे, उसके बाद रिकॉग्नाइज करेंगे प्रॉब्लम्स को और उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। साइकोलॉजिस्ट जो है बेसिकली इसी तरह इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं कि ये एक एबिलिटी होती है जिसके थ्रू हम सीखते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, फिर हम अपने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं। देन एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, फिर हम अपने उस एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए पास्ट एक्सपीरियंस को अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थीरीज ऑफ इंटेलिजेंस। डिफरेंट रिसर्चर्स हैव प्रपोज्ड अ वैरायटी ऑफ थीरीज टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। हियर आर सम ऑफ मेजर थीरीज ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहली थीरी आ जाती है जनरल इंटेलिजेंस। इसके यहाँ पर कंपोनेंट्स भी बताए गए हैं। ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट था चार्ल्स स्पीयरमैन, जिसने डिफ़ाइन किया था कि जनरल इंटेलिजेंस, यहाँ जी फैक्टर का इसने इंटेलिजेंस को नाम दिया था। पीपल हु परफॉर्म वेल ऑन वन कॉग्निटिव टेस्ट टेंडेड टू परफॉर्म वेल ऑन अदर टेस्ट। इसने कहा था कि अगर जो लोग जनरल इंटेलिजेंस के टेस्ट में, कॉग्निटिव टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेंगे वो डेफिनेटली बाकी सब टेस्ट में भी उनके अच्छे मार्क्स होंगे, लेकिन अगर वो इस टेस्ट में बैड परफॉर्म करेंगे तो उनकी बाकी टेस्ट में भी बुरी परफॉर्मेंस होगी। ही कंक्लूडेड दैट इंटेलिजेंस इज़ अ जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। इसका जो टेस्ट था इसमें न्यूमेरिकली बताया जाता है इसकी इंटेलिजेंस का रिजल्ट। नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। यहाँ पर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ में ये लुइस थॉर्स्टोन ने दी थी, जिसने डिफाइन किया था इंटेलिजेंस को इंस्टेड ऑफ व्यूइंग इंटेलिजेंस एज अ सिंगल जनरल एबिलिटी। थॉर्स्टोन थ्योरी फोकस्ड ऑन 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। इसने पहली जनरल एबिलिटी को रिमूव कर दिया था, उसे इनकार कर दिया था और इसने 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी थी। यहाँ पर सबसे पहली थी उसने बताया था कि एसोसिएटिव मेमोरी, यानी जैसे कि हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी चीज़ को हम किसी के साथ एसोसिएट कर लें, लिंक कर लें, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। नेक्स्ट आ जाती है न्यूमेरिकल एबिलिटीज़। द एबिलिटी टू सॉल्व अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, यानी इंसान में ये एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो किसी भी अरिथमेटिक या क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। नेक्स्ट आ जाता है परसेप्चुअल एबिलिटी। द एबिलिटी टू सी डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी अमंग ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ में हम अपनी परसेप्शन के थ्रू डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग क्या है, ये रूल्स को फाइंड करती है, ये थिंकिंग प्रोसेस होता है। स्पेशल विजुअलाइजेशन, जैसे कि हम मेमोरी की थ्योरी में भी ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी के एबिलिटी टू विजुअलाइज रिलेशनशिप, यानी जितनी देखने वाली चीज़ें हैं उनके साथ इनका कनेक्शन होता है, यानी हमारे विजुअल सिस्टम के साथ। नेक्स्ट आ जाता है वर्बल कम्प्रीहेंशन। द एबिलिटी टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड वर्ड्स, ये वर्ड्स को अंडरस्टैंड करती है। नेक्स्ट वर्ड फ्लुएंसी। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्ड्स रैपिडेटली, यानी हमें कितनी एबिलिटी है, हम कितनी फ्लुएंसी के साथ किसी भी वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। यहाँ पर इसके भी कंपोनेंट्स बताए गए हैं। वन ऑफ द मोर रीसेंट आइडियाज टू इमर्ज एज अ हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी थी, जिसने मल्टीपल इंटेलिजेंस पे काम किया था। गार्डनर प्रपोज्ड दैट द 8 डिफरेंट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन स्किल ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे उसने 8 जो टॉप पॉइंट्स बताए थे वो ये हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट, हैंडल द ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली, यानी हम अपनी बॉडी मूवमेंट को किस तरह से कंट्रोल रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में हम क्या कहते हैं, ये कैपेसिटी होती है रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, यानी मूड को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये 2 और 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान के मूड्स की हैंडल करने का इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रापर्सनल, ये
कैपेसिटी होती है हम अपनी ज़ात से रिलेटेड, अपने मूड से, अपनी इनर फीलिंग्स को किस तरह से हैंडल करते हैं और किस तरह से उस प्रोसेस को सोचते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू थिंक कॉन्सेप्चुअली एंड एब्स्ट्रैक्टली। लॉजिकल यानी हम किसी चीज़ के लॉजिक्स और यानी मैथमेटिकल किसी चीज़ के फार्मूलाज को किस तरह से हम ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू प्रोड्यूस अप्रिशिएट बीट पिच एंड क्वालिटी, यानी म्यूज़िक की समझने की जो हमारी एबिलिटी होती है कि इसकी पिच कितनी है, इसकी बेस कितनी है, वो सारी चीज़ें ये हमें इस म्यूजिकल इंटेलिजेंस की वजह से ही समझ में आती है। नेक्स्ट आ जाता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में हम नेचुरल इन्वायरमेंट, एनिमल्स, प्लांट्स, अदर ऑब्जेक्ट्स को जो नेचर में होते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट है वर्बल लैंग्वेजिस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक जो है वो लैंग्वेज से रिलेट करता है एंड वर्बल एज यू नो वेल डेवलप वर्बल स्किल्स, सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, मीनिंग एंड अदर वर्ड्स, यानी जितने भी हमें जो मीनिंग्स होते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के थ्रू ही समझ आती है। नेक्स्ट आ जाता है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेमोरी में। विजुअल स्पेशल यानी हमारे देखने से, हमारे विजुअल सिस्टम से जितने भी रिलेटेड होते हैं। कैपेसिटी टू थिंक इमेज इन एंड पिक्चर्स टू विजुअलाइज, हम जितनी पिक्चर्स को देखते हैं उन्हें क्या मतलब देते हैं, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस में आ जाता है। नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पर ये स्टर्नबर्ग ने थ्योरी दी थी। इसने बताया था कि मेंटल एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड पर्पसिव अडॉप्टेशन टू सिलेक्शन एंड शेपिंग ऑफ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट रेलिवेंट टू वंस लाइफ। स्टर्नबर्ग ने इसके 3 डिफरेंट फैक्टर्स बताए थे, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस योर एबिलिटी टू वैल्यूएट इन्फॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम, यानी हम किस तरह से किसी इन्फॉर्मेशन को वैल्यूएट करते हैं, समझते हैं और फिर उसके थ्रू अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस योर एबिलिटी टू कम अप विद न्यू आइडियाज़, हम किस तरह न्यू आइडियाज़ डेवलप करते हैं। प्रैक्टिकल, हम उन आइडियाज़ को किस तरह से प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, योर एबिलिटी टू अडॉप्ट टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में ये बताया गया है कि ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो परसीव करती है, कंट्रोल करती है, वैल्यूएट करती है इमोशंस को। ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे इमोशन से रिलेटेड है। सम रिसर्चर्स सजेस्ट दैट इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी लर्न एंड स्ट्रेंथन व्हाइल अदर्स क्लेम इट इज इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि जितने भी इमोशंस होते हैं वो हमें अपने पास्ट से मिलते हैं, यानी इनबॉर्न होते हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स कहते हैं, क्लेम करते हैं कि जितने भी इमोशंस होते हैं हम सीखते हैं और टाइम टू टाइम इन्हें चेंज करते जाते हैं। अब इसके वहाँ पे 4 कंपोनेंट्स बताए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम परसीविंग इमोशंस। सबसे पहले यह है कि हम किसी चीज़ को, किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज को, फेशियल एक्सप्रेशन को किस तरह से परसीव करते हैं, यानी हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उनके इमोशंस जो हमें दिखाई दे रहे हैं फेस के ऊपर, कि उनका हम क्या मीनिंग देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रीजनिंग विद इमोशन। अब रीजनिंग मीन थिंकिंग, हम किस तरह से सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगले इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या चलता है। इन्वॉल्व यूजिंग इमोशन टू प्रमोट थिंकिंग एंड कॉग्निटिव एक्टिविटी, हम अपनी थिंकिंग और कॉग्निटिव एक्टिविटी को यूज़ करके अगले के इमोशंस को मीनिंग देते हैं। इमोशंस हेल्प प्रायोरिटाइज व्हाट वी पे अटेंशन एंड रिएक्ट टू। अब ये इमोशंस ही हमारी हेल्प करते हैं हम अगले को किस तरह का रिस्पॉन्स दें या उसका मूड क्या है। नेक्स्ट आ जाता है अंडरस्टैंडिंग इमोशन। द इमोशंस दैट वी परसीव कैन कैरी अ वाइड वैरायटी ऑफ मीनिंग्स। अब ये है कि ज़रूरी नहीं कि एक इमोशन का एक ही मीनिंग हो। अब जो इंसान फेशियल एक्सप्रेशन हमें दिखा रहा है, जिसके इमोशंस हम देख रहे हैं, उसकी थिंकिंग और भी हो सकती है। जो उस इमोशंस को हम मतलब ले रहे हैं ये भी हो सकता है कि उस इमोशंस का मतलब डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल इफ योर बॉस इज एक्टिंग एंग्री, इट माइट मीन दैट दे आर डिससैटिस्फाइड विद योर वर्क। अगर कोई आपके साथ नेगेटिव टोन में बात कर रहा है तो हो सकता है उसे आपका काम आपके साथ सेटिस्फाई ना हो, उसे आपका काम पसंद नहीं आ रहा हो, या उसके पीछे कोई और भी रीजन हो, दैट दे हैव बीन फाइटिंग विद देयर पार्टनर। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजिंग इमोशंस, यानी हम अगले के इमोशंस को किस तरह से मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे क्लोज है तो हमें पता है कि वो इस वक्त गुस्से में है, तो हमने उसे किस तरह से मैनेज करना है ताकि वहाँ पर माहौल भी खराब ना हो। रेगुलेटिंग इमोशंस एंड रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली एज वेल एज रिस्पॉन्डिंग टू द इमोशंस ऑफ अदर्स आर ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इमोशनल मैनेजमेंट, यानी हमें मैनेज करना है अगले के इमोशंस को। तो ये थी हमारी इंटेलिजेंस और थीरीज़ के ऊपर स्टडी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।